हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ऊष्मागतिकी का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे समतापी प्रक्रम। ये ऊष्मागतिक प्रक्रम का तीसरा भाग है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, समदाबी प्रक्रम क्या होता है और सम आयतनी प्रक्रम क्या होता है। अगर आप सीरियल से वीडियो देख रहे हैं तो ये दो जो लेक्चर है इसके पहले वाले ये पढ़ चुके होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि समतापी प्रक्रम क्या होता है और इसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। समतापी प्रक्रम क्या होता है, समतापी वक्र क्या होता है, समतापी वक्र की ढाल कैसे ज्ञात करते हैं और समतापी प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले डालिए समतापी प्रक्रम और इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी जानेंगे परिभाषा। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है समतापी मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें ताप स्थिर रहता हो, ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं समतापी प्रक्रम। बात क्लियर हो गई। परिभाषा आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं इस तरीके से कि वह प्रक्रम जिसमें अवस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर रहता हो उसको हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। अब उसके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, आप सोच करके देखिए कि ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें ताप स्थिर रहता हो। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जब किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन मतलब कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में या ठोस अवस्था से गैस अवस्था में या गैस अवस्था से फिर द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, ये जो परिवर्तन होता है उस समय उसका ताप हमेशा स्थिर रहता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख रखा है बर्फ का गलना। बर्फ जब तक पूरी पिघल नहीं जाती तब तक उसके ताप में कोई चेंज नहीं आता है। पानी का उबलना है, जल का टेम्परेचर अगर बढ़ करके अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो चाहे इतनी उष्मा दे उसका ताप नहीं बढ़ता है, यानी वो पानी जो है किसमें कन्वर्ट होने लगता है, भाप में। इस तरीके से हम लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको ये सोचना है कि वहां ताप स्थिर है कि नहीं स्थिर है। अगर स्थिर है तो इसका मतलब वो समतापी प्रक्रम है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसकी शर्त क्या होती है समतापी प्रक्रम की। कोई प्रक्रम जो होता है वो किस शर्त के तहत समतापी हो सकता है। तो पहली शर्त तो ये है कि जो ऊष्मागतिक निकाय और परिवेश के बीच में जो परिसीमा होती है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्णतः ऊष्मा चालक होनी चाहिए। और समझ में आ रही है, मतलब जो भी निकाय हमारे पास है, निकाय और ये तो हम लोग जो ऊष्मागतिक निकाय पढ़ा तो बताया था हमने कि ऊष्मागतिक निकाय और परिवेश के बीच में एक परिसीमा होती है। और वो परिसीमा ये काम करती है कि अगर ऊष्मा उत्पन्न हुई है, अगर कोई परिवर्तन हुआ, अगर निकाय में ऊष्मा उत्पन्न हुई तो ऊष्मा वो परिवेश में चली जाएगी। अगर ऊष्मा का लोप होगा तो ऊष्मा परिवेश से निकाय में आ जाएगी। अगर ये ऊष्मा का आदान प्रदान अगर हो रहा है तब फिर इसका जो ताप है वो स्थिर रह सकता है। जैसे मान लो ऊष्मा उत्पन्न हुई और ऊष्मा उत्पन्न होकर के तुरंत ही कहाँ चली गई, परिवेश में। उसका ताप जितना था उतने बना है। या ऊष्मा का लोप हो गया तो ऊष्मा परिवेश से निकाय के अंदर आ गए तो भी उसका ताप उतना ही हो रहा है। इसका मतलब ये शर्त है उसकी कि निकाय की जो परिसीमा है वो पूर्णतः ऊष्मा चालक होनी चाहिए। लेकिन अब व्यवहारिकता में ऐसा अभी तक कोई पदार्थ बना ही नहीं जो पूर्ण यानी 100% ऊष्मा चालक हो। तो इसका मतलब व्यवहारिकता में समतापी प्रक्रम पॉसिबल नहीं है। लेकिन अथवा दूसरी शर्त को लिखिए, अथवा निकाय की अवस्था में परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। मतलब अगर परिवेश और निकाय के बीच जो परिसीमा अगर पूर्णतया ऊष्मा चालक नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे हो। अवस्था में जो परिवर्तन है वो कैसा हो, धीरे धीरे हो। तो हम उसको भी समतापी प्रक्रम मान लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल जरा समझते हैं इसको। जैसे अगर किसी साइकिल में हवा भरने पंप को अगर देखो, जो साइकिल भरने वाला जो पंप होता है इसको हाथ से ऊपर नीचे करके भरते हैं, तो उसके पंप को हम जब ऊपर नीचे तेजी से करते हैं तो वो जो पाइप है वो गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर स्थिर नहीं रहा वो, तो इसको हम समतापी प्रक्रम नहीं कहेंगे।
लेकिन अगर वही परिवर्तन हम धीरे धीरे करें, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे नीचे लाएं, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, इस तरीके से क्रिया करते हैं तो ऊष्मा तो तब भी उत्पन्न होती है, लेकिन उसको ऊष्मा को बाहर जाने का यानी परिवेश में जाने का समय मिल जाता है। इस कारण से उसका जो ताप है वो स्थिर बना रहता है, यानी जो ऊष्मा उत्पन्न हुई वो धीरे धीरे चली जाती है परिवेश में, इस कारण उसका ताप स्थिर रहता है। तो ये शर्त है उसकी व्यवहारिकता में कि अगर कोई प्रक्रम अगर धीरे धीरे हो रहा है तो उसको हम समतापी प्रक्रम मान लेते हैं, लेकिन ये कोई विशेष शर्त नहीं है कि ये होना ही चाहिए। ये व्यवहारिकता में इसको मान सकते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन को हम लोग समतापी प्रक्रम मानते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं ये शर्त ही है क्या, तो शर्त नहीं। अगर चालक अगर पूर्णतया अगर ऊष्मा चालक है, जो परिसीमा है उसकी वो अगर पूर्णतया ऊष्मा चालक है, तो फिर चाहे परिवर्तन धीरे धीरे हो चाहे शीघ्रता से हो, वो उसको हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। तो समतापी प्रक्रम होने की ये कोई शर्त नहीं है कि परिवर्तन धीरे धीरे होगा तभी हम समतापी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस धीरे धीरे परिवर्तन होने वाले को समतापी हम मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया उसकी शर्त। और दूसरी इसमें अगली जो पॉइंट है कि जो परिवर्तन जो होता है वो अगर हम बात करते हैं आदर्श गैस की, तो आदर्श गैस में जो परिवर्तन जो होता है वो बायल के नियम के अनुसार होता है। और बायल के नियम में ताप स्थिर रहता है। बायल का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगला जो हम लोग चैप्टर होगा गैसों का सिद्धांत, उसमें हम लोग बायल चार्ज दाब के नियम पढ़ेंगे। तो बायल का नियम क्या कहता है, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। बायल का नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दाब जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसकी चिन्ह को हटाते हैं तब यहाँ पर बराबर एक कांस्टेंट लगता है और उसको पक्षांतर करके हम TU बराबर एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। यानी ये नियम कहता है कि अगर ताप स्थिर रखा जाए तो अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब घटता है, कि दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। कब होता है? जब ताप स्थिर होता है, ठीक है ना, नियत ताप पर। समतापी प्रक्रम मतलब क्या है? ताप कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए, उसमें ताप में कोई चेंज ना हो। तो ये तो कुछ खास पॉइंट है जिसको आपको याद रखना समतापी प्रक्रम के बारे में। दूसरी बात करते हैं हम लोग समतापी वक्र यानी आइसोथर्मल कर्व क्या होते हैं। तो कर्व का मतलब होता है कि एक ग्राफ खींचना है किसके बीच में? दाब और आयतन के बीच में। तो दाब आयतन के बीच अगर ग्राफ अगर खींचा जाता है, एक्स अक्ष में आपको रखना है आयतन को और इस तरफ रखना है आपको दाब, यानी वाई अक्ष में रखना है दाब, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और इसके बीच अगर एक निश्चित ताप पर अगर ग्राफ अगर खींचते हैं P और V के बीच में, तो ग्राफ को इस तरीके का प्राप्त होता है। ऐसे सीधी रेखा नहीं प्राप्त, एक कर्व के रूप में प्राप्त होता है, वक्र के रूप में। तो इस वक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? समतापी वक्र। तो परिभाषा को समतापी वक्र किसे कहते हैं? क्या बताएंगे? समतापी परिवर्तन में दाब तथा आयतन के बीच खींचा गया ग्राफ समतापी वक्र कहलाता है। तो वक्र कैसा होता है? टेढ़ा। और टेढ़ा का आकार फिर कैसा होगा? तो सुना जाए कि इसकी आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार होता है, परवलयाकार होता है। तो इसका जो ग्राफ का जो आकार है वो कैसा है? अति परवलयाकार होता है। विशेषता आप ध्यान रखना है इस समतापी वक्र की। जो समतापी जो वक्र होता कैसा होता है? अति परवलयाकार। परवलयाकार होता है ना, दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? अति परवलयाकार होता है। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि अगर एक ही ग्राफ में अगर अलग अलग ताप पर, मान लीजिए ताप हमने T1 ले लिया, उसी ग्राफ में अगर हम दूसरा ताप बढ़ा दें, T2 ताप कर दें, तो T2 ताप कर दें तो एक नया वक्र हमको और मिल जाएगा अलग से ऐसे। तो आप T2 पर खींच दिया हमने। तो ये जो कभी भी एक ही ग्राफ में, जो लिखा है एक ही ग्राफ में खींचे गए दो समतापी वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। ऐसा नहीं होगा एक T1 इधर खींचा दूसरा ऐसे खींच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी एक दूसरे को कभी काटते नहीं। हमेशा समतापी वक्र अगर अलग अलग ताप पर खींचे जाए तो वो सब अलग अलग होते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं। ठीक है, ये तो बात थी हमारी समतापी वक्र की। अब देखते हैं समतापी वक्र का ढाल कितना होता है, यानी उसका ग्रेडियंट हम लोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेडियंट, इसको इंग्लिश में आता है प्रणोता। तो समतापी वक्र की प्रणोता कैसे ज्ञात करते हैं? तो अगले दिन लगाएंगे समतापी वक्र की प्रणोता। नोट कर लीजिए इसको।
अब हम लोग बात करेंगे समतापी वक्र की प्रवणता की। तो समतापी वक्र अभी हमने बनाया था, उसको एक बार फिर देखते हैं हम लोग और उसको समझते हैं कि इस ढाल का क्या मतलब होता है। समतापी वक्र की जो ढाल होती है वो उसका क्या अर्थ है। तो मान लेते हैं इस तरह एक्स अक्ष में हम लोग क्या नापते हैं, आयतन को, और वाई अक्ष में नापते हैं हम लोग दाब को। इसको हम लोग आयतन अक्ष कह सकते हैं, इसको दाब अक्ष कहा जा सकता है, वाई अक्ष को। ठीक है। अगर ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो ग्राफ कैसा मिलता है हमको, अति परवलयाकार। इस तरह के ग्राफ मिल गया किसी टेम्परेचर पर। और कहा जाए इस ग्राफ का पर्टिकुलर इस पॉइंट पर बताओ कि ढाल कितना होगा। तो इस बिंदु पर अगर ढाल निकालें तो हर बिंदु पर दाब और आयतन अलग अलग होंगे, तो अलग अलग ढाल भी अलग अलग होगी। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पर जहां पर दाब है मान लेते हैं P1 और यहाँ पर जो आयतन है वो मान लेते हैं V1 है। इस बिंदु पर बताना है कितना ढाल होगा। तो किसी भी वक्र का जो ढाल है उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पहले बनाते हैं। यानी सबसे पहले क्या करना है, जिस बिंदु ढाल निकाला उस बिंदु पर आपको क्या खींचना है, एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ऐसी खींचनी है जो उस बिंदु से होकर के जाए, उस बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए जिस बिंदु पर हमको ढाल ज्ञात करना है। तो जो स्ट्रेट लाइन खींची है, स्पर्श रेखा जो खींची है वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, उसका टेंजेंट वो उस वक्र का ढाल कहलाती है। और समझ में आ रहा है, मतलब ढाल मैथ में आपने पढ़ा होगा, किसी भी रेखा की ढाल या किसी भी वक्र की ढाल अगर ज्ञात करना है तो उस रेखा को, अगर रेखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रेखा एक्स एक्स का कितना कोण बना रही है। ठीक है ना। और उसका टेंजेंट में प्रवणता का सूत्र आपने पढ़ा होगा मैथ में, प्रवणता जिसको हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा। अगर एंगल पता है तो tan थीटा लगा देते हैं, और मान लो एंगल अगर ना पता हो, उस रेखा का अगर समीकरण पता है, तो समीकरण पता है तो फिर हमको कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dx करके, यानी उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो चाहे m बराबर tan थीटा लगाओ, चाहे m बराबर dy अपॉन dx करो। यही चीज यहां पर भी हमको करना है। अगर सीधी रेखा है तब तो हम सीधे उस समीकरण का अवकलन करा देंगे। अगर वक्र है तो वक्र का ढाल निकालना, तो उस बिंदु पर पहले हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, और स्पर्श रेखा खींच कर देखेंगे कि वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष का कितना कोण बना रही है। अगर कोण अगर हमको पता है तो सीधे tan थीटा लगा करके कोणता लगा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोण ना पता हो, उसका समीकरण पता हो वक्र का, तो फिर उसका हम करते हैं अवकलन। अवकलन किसके सापेक्ष किया जाएगा, अगर रेखा का समीकरण एक्स वाई अक्ष के रूप में अगर दे रखा है, एक्स वाई के पदों में दिया है, तो dy अपॉन dx, वरना हम लोग क्या करेंगे, अगर इस वक्र का समीकरण अगर हमको, चूंकि हम एक्स अक्ष में आयतन को नापते हैं, वाई अक्ष में दाब को नापते हैं, तो इसका सूत्र हम लोग जो लिखते हैं अवकलन का क्या लिखा जाता है, dp अपॉन dv। dp अपॉन dv एक्स अक्ष में जो नापते हैं वो नीचे लिखा जाएगा, जैसे लिखा है एक्स अक्ष में क्या नापते हैं v, और p नापते हैं y अक्ष में, तो यहाँ पर dp आ जाता है। यानी p का अवकलन करना है v के सापेक्ष। बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि अगर किसी भी, तो आप किसी भी वक्रकार का ढाल निकालना सूत्र क्या यूज करेंगे हम लोग, तो आप लिखेंगे यहाँ पर समतापी वक्र का ढाल या उसकी प्रवणता। प्रवणता बराबर सूत्र हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रवणता का सिंबल तो m होता है, m बराबर क्या लिखा जा सकता है, dp अपॉन dv, ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब चूंकि हमको इस वक्र का समीकरण पता है, और वक्र समीकरण कहां से पता चलता है, जो समतापी परिवर्तन होता है बायल के नियम के अनुसार, और बायल का नियम का समीकरण क्या है उसको लिखते हैं जरा। बायल के नियम से, बायल के नियम से क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इंटू वी इक्वल टू नियतांक, ये बायल का नियम कहलाता है। अब इसका अवकलन करना है, दोनों ओर अवकलन करने का, अवकलन
करने पर। अवकलन करेंगे तो ये जो दो फंक्शन है p और v, तो p और v है तो इसका गुणा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन इक्वल टू इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। उसके बाद जरा इसको हमको निकालना क्या है dp अपॉन dv, तो dp अपॉन dv जरा पहचाने निकालो तो सूत्र सकते हैं p इंटू dv इक्वल टू माइनस v इंटू dp। पछातर करिए तो ये dv उसके नीचे, ये v को इसके नीचे ले आओ, तो इसको लिख सकते हैं dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस p अपॉन v। ये जरा मान अगर हम ऊपर रख देते हैं तो क्या निकल आएगी इसकी प्रवणता। अतः इसका समीकरण 1 डाल दो, तो इसको आप देखो समीकरण 1 में dp अपॉन dv का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा समतापी वक्र की ढाल, या उसको प्रवणता भी बोलते हैं, कितनी हो जाएगी माइनस p अपॉन v। ये तो आएगा, यानी आप सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्रवणता किसके बराबर हो जाएगी dp अपॉन dv के, और यह इसको लिख सकते हैं माइनस p अपॉन v। ये तो सूत्र आ गया, ये प्रवणता का फॉर्मूला आ गया। यानी प्रवणता किसके बराबर होती है p और दाब और आयतन के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होती है। ठीक है ना। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना हो, इस बिंदु पर निकालो तो इस बिंदु पर दाब और आयतन कितना है, यहाँ v और p, v1 और p1, यहाँ पर दाब है, आयतन v1 और दाब p1। तो यहाँ कह सकते हैं समतापी वक्र की जो ढाल होगी dp अपॉन dv का जो मान होगा एट पॉइंट v1 p1 पर कितना आ जाएगा, तो v1 p1 पर कितना आ जाएगा माइनस p1 अपॉन v1। ये तो आ जाएगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल, जिस बिंदु पर निकालना उस बिंदु पर यहाँ पर p और v के मान लगा देंगे तो ये उसकी प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। इसका मतलब रेखा की जो ये जो वक्र है उसकी जो प्रवणता होगी, यानी समतापी वक्र की जो प्रवणता होगी किसके बराबर होती है P1, यानी उस बिंदु पर दाब कितना है और उस बिंदु पर आयतन कितना है उसका अनुपात, और किसके अनुपात हो ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। इसको हम लिख सकते हैं अतः समतापी वक्र की ढाल उस बिंदु पर दाब P तथा आयतन V के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। ये आप इसको याद रखना है कि अतः समतापी वक्र की जो ढाल है, समतापी वक्र की ढाल उस बिंदु पर दाब P तथा आयतन V, जो भी दाब आयतन है उस बिंदु पर के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। ये तो आप ढाल निकाल सकते हैं इस तरीके से। और जब हम लोग एक पढ़ना है आगे हम लोग रुद्धोष प्रक्रम, तो रुद्धोष प्रक्रम जब पढ़ेंगे तो उस समय इसका कंपैरिजन कराएंगे रुद्धोष वक्र का ढाल और समतापी वक्र का ढाल में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो आप अभी नहीं जानते हैं, उसके बाद देखने लगाते हैं समतापी प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे समतापी प्रक्रम में
निकाय द्वारा किया गया कार्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसके ग्राफ की। समतापी जो प्रक्रम का जो ग्राफ होता है उसको जरा ध्यान से देखो, तब ये समझ में आएगा। जो भाषा लिखी है वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन उसको जरा समझना पहले जरूरी है। एक्स अक्ष में आयतन को और वाई अक्ष में दाब को हम लोग लिखते हैं, और परिवर्तन जो हम लोग दिखाते हैं ग्राफ में, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है ऐसे, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं ये जो ग्राफ दिख रहा है वो उसका जो परिवर्तन है, इस जगह मान लेते हैं दाब है हमारा P1, और इसी के संगत यहाँ पर जो आयतन है वो है V1, और दाब जब घटा तो घट करके उसका जो दाब है वो हो गया है P2, और उसका जो आयतन है वो हो गया है V2। यानी आप ये मान के चलना है कि जो समतापी जो वक्र होता है उसमें दाब और आयतन दोनों चेंज होते हैं। हर जगह दाब और आयतन अलग अलग है, लेकिन ताप कांस्टेंट है, ताप चेंज नहीं हो रहा। ये किसी ताप पर ग्राफ खींचा गया, ताप मान लेते, ठीक, ताप कांस्टेंट है हर बिंदु पर, लेकिन दाब और आयतन चेंज हो रहा है। तो हमने मान लिया है, क्या माना है हमने, किसी ऊष्मागतिक निकाय में गैस के आयतन में V1 से V2 तक समतापी प्रसार होता है। समतापी मतलब ताप कांस्टेंट रहता है, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य। अब कार्य का फार्मूला हम तो एकदम से कहां से आ गया, ये हम लोग ऊष्मागतिक जो प्रक्रम है उसमें किया गया कार्य निकालना सीखा है, और हमने बताया था कि ऊष्मागतिक निकाय द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो P डेल्टा V होता है मेन फार्मूला, लेकिन P डेल्टा V लगता तभी है जब दाब कांस्टेंट हो। यहाँ पर दाब भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब दाब चेंज होता है तो फिर हम समाकलन विधि से ही हम लोग कार्य ज्ञात करते हैं। समझ में आ रहा है? तो कैसे कार्य निकालेंगे जरा आगे समझो। वैसे तरीका होता है कि पूरा एरिया निकालने का तरीका होता है, जो ग्राफ जहां से जहां तक ग्राफ है ये उसका पूरा एरिया निकाल लो तो किया गया कार्य निकाल आएगा। लेकिन अब चूंकि स्पेशल कोई डिजाइन होती, आयतन होता, समलंब चतुर्भुज होता, त्रिभुज होता, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है तो इसका कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल भी निकालने से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम लोग यूज करते हैं समाकलन मेथड। और समाकलन मेथड में क्या करना पड़ेगा हमको, ये चूंकि P वेरिएबल है, चेंज हो रहा है P भी, इसका P को पहले हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए लेते हैं हम लोग जो आदर्श गैस समीकरण है उसकी मदद। तो हम लोग लिखेंगे म्यू मोल गैस के लिए, अगर 1 मोल ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा। म्यू मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण PV बराबर म्यू RT से म्यू मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण PV बराबर म्यू RT से P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से आप P की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगा, P बराबर कितना आ जाएगा, म्यू RT अपान V। ये जरा V की वैल्यू समीकरण में लगा देते हैं तो W का मान क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा समाकलन V1 से V2, और P का मान रखते हैं तो म्यू RT अपान V और dV। अब देखो म्यू, ये तो म्यू मोलर संख्या है तो कांस्टेंट, R गैस नियतांक ये भी कांस्टेंट, T समतापी प्रक्रम में ताप कांस्टेंट होता ही है, तो ये तीनों टर्म हो जाएंगे समाकलन के बाहर। इसको लिख सकते हैं म्यू RT समाकलन बाहर हो गया, अंदर बचता है V1 से V2 dV अपान V। अब dV अपान V का जो समाकलन होता है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, समाकलन होता है इसका log V और बेस E रहता है इसका, तो पता है ना समाकलन का 1/x dx वाला, 1/x dx बराबर होता है log x बेस E रहता है इसका। अब जरा इसकी लिमिट लगाएंगे हम लोग, लिमिट जरा इधर देखें,
लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा म्यू आर टी, और यहाँ आ जाएगा लॉग, पहले उच्च लिमिट रखते हैं, बेस ई V2 माइनस लॉग ई बेस ई, और आयतन इसका लिखा जाएगा V की जगह V1। ये फार्मूला आपने लॉग में पढ़ा है, म्यू आर टी तो बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग V2 अपान V1 बेस ई। फार्मूला होता है ना लॉग m माइनस लॉग n का, लॉग m अपान n, और जो बेस होता है वो बेस आ जाएगा। ये फार्मूला निकल करके आ गया है। अगर हम चाहें तो इस बेस को चेंज कर सकते हैं। लॉग टेबल जो पता रहती है हमको बेस 10 में पता रहती है, तो बेस 10 में अगर चेंज करना है तो ये आपको याद रखना है कि जो बेस ई को बेस 10 में चेंज करते हैं, गुणा कराते हैं 2.303 का, और ये चेंज हो जाता है बेस 10 में। ये आपको मैथ में सिखाया गया होगा, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, बेस 10 में। ये किया गया कार्य हमने निकाल लिया है। ऊपर वाला भी कार्य का फार्मूला है, लेकिन वो बेस ई वाला है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ बेस ई से बेस 10 में कन्वर्ट किया, तो बेस ई से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2.303 का गुणा कर देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब जरा हम इसका दूसरा रूप चेंज करना चाहते हैं। कैसा रूप, आप जरा यहाँ बायल का नियम लगा, क्योंकि समताप परिवर्तन बायल के नियम के अनुसार होता है। तो बायल के नियम से क्या लिख सकते हैं, बायल के नियम से क्या लिखा जा सकता है, नियम तो कहता है पीवी बराबर कांस्टेंट होता है। इसको जरा एक्सपेंड करके जब लिखेंगे तो लिखा जाता है P1 V1 बराबर P2 V2। यहां से जरा V2 अपान V1 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ इधर तरफ नोट कर लिएगा। इधर अगर इसको निकालते हैं V2 अपान V1 का मान जरा निकालो, पक्षांतर करके कितना आ जाएगा, V2 के बटे में V1 लाना है, तो क्या हो जाएगा P1 अपान P2। ये जरा वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं इस समीकरण, उस समीकरण आप 2 डाल दो, तो ये जरा 2 नंबर में ये वैल्यू लगा दो, तो यानी समीकरण 2 में V2 अपान V1 का मान रखने पर रख देंगे तो W का मान कितना हो जाएगा, 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10, और ये हो जाएगा P1 अपान P2। ये फार्मूला निकल करके आ गया। इस तरीके से दो फार्मूले हैं। अगर दाब अगर पता है कहां से कहां तक चेंज हुआ है तो यह फार्मूला लगाना है, P1 अपॉन P2 करेंगे। और अगर आयतन कहां से कहां तक चेंज हुआ है, क्योंकि दोनों चीज चेंज होती है, आयतन चेंज होता है और दाब भी चेंज होता है, तो जो चेंज आपको पता है उसके आधार पर फार्मूला यूज करेंगे। अगर आयतन पता है तो कार्य निकालने का होता है 2.303 म्यू आर टी लॉग V2 अपान V1 बेस 10। बेस 10 अगर नहीं यूज करते हैं तो फिर ये 2.30 का गुणा नहीं कराएंगे, फिर बेस ही रहेगा। ऐसे यहाँ पर भी आपको अगर P1 और P2 पता है दाब कहां से कहां तक चेंज हुआ है, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है। तो इस तरीके से हम लोग उसमें समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और आज क्लास में समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।